हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10th के केमिस्ट्री के लेसन 1 को कंप्लीट कर लिया है। जो मैंने 2 वीडियो बनाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और आप नोट्स के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के लेसन 1 के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको चैप्टर को रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझाऊंगी और हम लोग इस तरह से हम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें केमिकल चेंज होता है। मतलब दो पदार्थ मिलकर एक ऐसा पदार्थ बनाएंगे जो अलग तरह का होगा, एक नया पदार्थ होगा और वो वापस उसी पदार्थ में नहीं बदल पाएगा बैक। ए प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लॉस देयर नेचर एंड आइडेंटिटी। वो प्रोसेस जिसमें जो ओरिजिनल पदार्थ होता है वो अपना नेचर और पहचान, अपनी प्रकृति और पहचान को खो देता है। टू फॉर्म ए न्यू केमिकल सब्सटेंस, और एक नया केमिकल पदार्थ बनाता है विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? अलग होती है। इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो आप पढ़ चुके हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को दर्शाने के लिए उसके सिंबल को, उसके फार्मूले को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में यूज करना पड़ता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ये बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन से क्या आप समझते हैं? तो एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इज कॉल्ड ए बैलेंस इक्वेशन। जिस इक्वेशन में जो एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर समान है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन। वाई शुड द इक्वेशन बी बैलेंस्ड। हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? तो दिस इज़ बिकॉज अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा क्यों होता है? हम पढ़ चुके हैं पहले, क्योंकि केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाइड होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाइड होता है। इसके हिसाब से क्या होता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। Hence the number of atoms of each element on the two side of the equation must be equal। इसीलिए जो एलिमेंट्स के एटम की संख्या होती है वो दोनों साइड में क्या होती है? इक्वल होती है। What do you mean by स्केलेटल इक्वेशन। आप स्केलेटल इक्वेशन से क्या समझते हैं? तो एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट इज नॉट इक्वल। जिस इक्वेशन में एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या बराबर नहीं होती, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर नहीं होती, मतलब कि वो कैसा इक्वेशन होता है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है। और हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन को क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। फिर से देख लीजिए, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एलिमेंट्स के एटम की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर नहीं होती। अब देखिए, द सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड। सॉल्यूशन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। मतलब किसी भी पदार्थ का अगर पानी में हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, घोल बनाते हैं, तो उसको हम लोग कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं और उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आप किसी भी पदार्थ का ले लें, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, अगर आप उसको पानी में घोल के आप उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और उसको सिंबल क्या है? ए और क्यू, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए आगे, द एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड, मतलब एक एरो है जो नीचे की तरफ जा रहा है। एलॉन्ग विथ ए प्रोडक्ट रिप्रेजेंट वेयर एज द एरो पॉइंटिंग अपवर्ड रिप्रेजेंट। मतलब कि एक एरो है जो नीचे की तरफ जा रहा है और प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक और एरो होता है जो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो नीचे की तरफ जा रहा है और जो ऊपर की तरफ एरो जाता है वो क्या दर्शाता है? तो देखिए, जो ऊपर की तरफ एरो जाता है वो कैसा होता है? जो ऊपर की तरफ एरो जाता है वो ऐसा होता है। ठीक, तो ये एरो और ये एरो, ये क्या शो कर रहा है?
तो देखिए ये शो कर रहा है ए प्रेसिपिटेट और ये शो कर रहा है ए गैसियस स्टेट। फिर आगे आते हैं, ए पिंच ऑफ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, ए पिंच ऑफ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट इज एडेड इनटू डाइल्यूट क्लोरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब। मतलब एक थोड़ा सा आप सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और किसमें मिलाते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट है, तो एक टेस्ट ट्यूब में आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं, मतलब हल्का, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, उसको हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं। उसमें आप सॉलिड सोडियम कार्बोनेट मिला रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म्ड रिमेन द सोल्यूशन वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड स्केप आउट। तो सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सोल्यूशन बना रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, वो निकल जा रहा है गैस के रूप में। द ट्यूब इज़ फाउंड टू बी बिकम हॉट। तो ये ट्यूब क्या हो रहा है, हॉट महसूस हो रहा है। हाउ विल रिएक्शन द रिप्रेजेंटेड टू मेक इट्स मैक्सिमम इन्फॉर्मेटिव। तो आप इस रिएक्शन को कैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें हॉट क्या हो रहा है, मतलब इसमें टेस्ट ट्यूब छूने पे गर्म लग रहा है, मतलब कि इसमें से हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो हम पढ़ चुके हैं अपने नोट्स में, अपने वीडियो में पढ़ चुके हैं हम कि जिस भी रिएक्शन में हीट निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए आप, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइल्यूट है, मतलब इसका हम लोग पानी इसमें मिलाए हैं, इसीलिए ये पतला हो गया है, तो ये डाइल्यूट हो गया है HCl एक्वस। तो ये क्या बन रहा है, NaCl, ये भी डाइल्यूट बन रहा है, प्लस वाटर निकल जा रहा है और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जा रहा है, एंड प्लस हीट, क्योंकि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है इसीलिए इसमें क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है। अब प्रश्न 9 देखिए, इन द रिएक्शन 2KClO3, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। देखिए जो ट्रायंगुलर बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट, एंड ये क्या है, कैटलिस्ट MnO2। जैसे कि रुकिए मैं आपको शो करती हूँ, ये इसको कहते हैं हीट एंड MnO2 क्या है, कैटलिस्ट। तो KlCO3 ये क्या होता है, पोटेशियम K और ClO3 क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग गर्म कर रहे हैं MnO2 कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, तो क्या बना रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो व्हाट डू द सिंबल ट्रायंगुलर, मतलब जो ट्रायंगुलर सिंबल है वो किसको शो कर रहा है, तो हमने बता चुका है कि ये शो कर रहा है कि ये रिएक्शन हीट की उपस्थिति में हो रहा है। तो ट्रायंगुलर सो हीट, ठीक है, हीट, एंड MnO2 रिटेन ऑन द एरो सिग्निफाई, और MnO2 क्या लिखा गया है, ये क्या है, ठीक है। तो द सिंबल देखिए, सिंबल ये क्या है, द रिएक्शन टेक प्लेस ऑन हीटिंग, ये शो कर रहा है, ट्रायंगल शो कर रहा है कि रिएक्शन किस में हो रहा है, हीट की उपस्थिति में हो रहा है। वेयर एज MnO2 रिप्रेजेंट एज द कैटलिस्ट, MnO2 क्या है, एक कैटलिस्ट है, क्या करने के लिए, कैटलिस्ट का प्रभाव क्या होता है, इनकी उपस्थिति में रिएक्शन आसानी से हो सकता है, या कह सकते हैं इट रेज द रिएक्शन, ये रिएक्शन को बढ़ावा देते हैं, बस इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता है। कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन आराम से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। फिर देखिए, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए क्या करना है आपको, बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो देखिए, फास्फोरस बर्न इन क्लोरीन टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखिए फास्फोरस का फार्मूला क्या होता है, P4, और ये क्लोरीन की उपस्थिति में जल रहा है, मतलब कि प्लस Cl2, क्या और क्या बना रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, मतलब कि क्लोराइड कितना है इसमें, 5 है, पेंटा का मतलब होता है 5, क्लोराइड मतलब Cl, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाया मतलब PCl5 बना रहा है। इसको आपको बैलेंस करना है। तो मैंने पीछे की वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 5 स्टेप ले सकते हैं। अब इसमें स्टेप नहीं पूछा है तो आप उसको रफली करके इसके बाद उसका जो फाइनल रिजल्ट है उसको आप लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए, फास्फोरस P4
प्लस Cl2 लिखे हैं प्लस बराबर PCl5 बन जाएगा। इसके बाद आप इसको बैलेंस कर लेंगे जो मैंने पीछे डिस्क्राइब कर चुके हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोल्यूशन मतलब कि उसका हम लोग पानी में सोल्यूशन बनाए, पानी को उसमें मिला के बनाए हैं। किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि H2SO4 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या होता है NaOH टू फॉर्म एक्वस सोडियम सल्फेट। क्या बन रहा है? सोडियम सल्फेट मतलब सोडियम Na एंड सल्फेट SO4 तो Na2SO4 बन रहा है एंड वाटर मतलब H2O निकल रहा है। तो राइट द बैलेंस इक्वेशन। तो इसका बैलेंस इक्वेशन तो फिर मैंने फ्रेंड्स बताया है, आप लोगों को पहले डिस्क्राइब मैंने कर चुके हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप 5 स्टेप लेंगे। सबसे पहले उसको सिंबल को लिखेंगे। तो मैं रिवाइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले आप लिख दिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और क्या बन रहा है? सोडियम सल्फेट बन रहा है मतलब कि Na2SO4 बन रहा है प्लस 2H2O प्लस वाटर बन रहा है। तो आप इसको फिर बैलेंस कर लेंगे। फिर गिव वन एग्जांपल ऑफ ए रिएक्शन वेयर वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड अंडरगो कम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि आपको कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देना है। तो आप जानते हैं कम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। कम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे मतलब A + B दो रिएक्टेंट और मिलके एक AB बना रहे थे। तो देखिए यहाँ पे इसने बता दिया है क्या? कोई भी एग्जांपल आपको देना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, तो आप चाहे तो वो दे सकते हैं, और पढ़े थे कि वाटर का बनना, वो भी दे सकते हैं। लेकिन इस एग्जांपल में दूसरा दिया गया है, जैसे कि देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO प्लस ऑक्सीजन मतलब कि O2 = कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कम्बिनेशन रिएक्शन का। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट CO और O2 मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं CO2, इसीलिए किसका एग्जाम्पल है? कम्बिनेशन रिएक्शन का। फिर आगे आइए देखते हैं, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। एक एग्जाम्पल दीजिए किसी भी रिएक्शन का जिसमें दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? कम्बिनेशन रिएक्शन का। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल दिए गए अमोनिया NH3 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो क्या बना रहे हैं मिलके? एमोनियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है NH4Cl। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो एग्जाम की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन मेटलर्जी। एक एग्जाम्पल दीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो कि मेटलर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं और ये किस में टूट जा रहा है? सोडियम और क्लोरीन में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कि एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति में हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोजेज इनटू वाटर। हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है लाइट की उपस्थिति में, मतलब कि डिकम्पोज मतलब यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है लेकिन उपस्थिति किसकी है? उपस्थिति प्रकाश की है। तो व्हाट इज़ दिस रिएक्शन कॉल्ड? तो इसको आप लोगों ने पढ़ चुका है पहले कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसको हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए, वाई इज हाइड्रोजन परऑक्साइड केप्ट इन कलर्ड बॉटल। हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप लोग मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। वाई इज द हाइड्रोजन परऑक्साइड केप्ट इन कलर्ड बॉटल। हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप लोग कलर्ड बॉटल में क्यों रखते हैं? तो देखिए, दिस इज डन
रुकिए मैं आपको अंडरलाइन करती हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए, दिस इज डन टू कट ऑफ लाइट बिकॉज हाइड्रोजन peroxide डिकम्पोजेज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप लोग किसी बॉटल को कलर करके रखेंगे तो उसके अंदर लाइट नहीं जा पाएगा। तो ये क्यों किया जाता है? किसी भी जार को या बॉटल को कलर करके अच्छे से डार्क कलर से, इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन peroxide उसमें रखते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उसके अंदर लाइट ना पहुंच सके, क्योंकि हाइड्रोजन peroxide के अंदर थोड़ा भी लाइट अगर पास करेगा तो वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या करेगा? रिएक्शन शो करने लगेगा। ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड वन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन। तो मैंने इन विच कैटलिस्ट इज यूज, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं। तो आप उसमें से या तो चाहें आप तो ये एग्जाम्पल दें, चाहे आप दूसरा एग्जाम्पल भी फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो बताया वही एग्जाम्पल सही है। ठीक है। लेकिन जो इजी एग्जाम्पल है मैंने वही डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल एमोनिया का बनना, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर क्वेश्चन में भी, कि अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। और एमोनिया फॉर्मेशन को हम लोग हेवर प्रोसेस कहते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो N2 नाइट्रोजन प्लस 3H2 हाइड्रोजन इक्वल टू NH3, मतलब एमोनिया बन रहा है आयन की उपस्थिति में, आयन कैटलिस्ट की उपस्थिति में। अब डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक रिएक्टेंट टूट जाएगा 2 भाग में। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट MnO2 कैटलिस्ट की उपस्थिति में टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड KCl और ऑक्सीजन में। मतलब यहाँ पे एक रिएक्टेंट टूट रहा है 2 प्रोडक्ट में, इसीलिए किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो एक्टिविटी सीरीज क्या होता है? जिसमें दर्शाया जाता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। और ये जो एक्टिविटी सीरीज है या रिएक्टिविटी सीरीज है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ज़्यादा काम आता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट कम एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए ये एक्टिविटी सीरीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से देख लीजिए, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब एक घटते हुए क्रम में मेटल का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसके बाद देखिए आगे और क्वेश्चन है। अब देखिए, नेम द मोस्ट रिएक्टिव, मतलब एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का नाम बताइए, एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है और सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन है। तो देखिए, ये पूछा भी जा सकता है आपको 1 मार्क क्वेश्चन में। ठीक है। तो पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। एंड गोल्ड इज़ अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। और सोना क्या होता है? सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि गोल्ड की रिंग या गोल्ड की ईयरिंग लेडीज़ पहनती हैं और जेंट्स भी गोल्ड की चेन या गोल्ड की रिंग पहनते हैं। तो आप देखते हैं कि वो सोना धातु जो होता है उस पर कोई किसी तरह का ब्लैक या कुछ भी परत नहीं पड़ती है, वो वैसे का वैसे ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो कम रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है, पानी हवा का उस पर असर नहीं पड़ता है। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। ठीक है। फिर देखिए, वाई डज जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस बट कॉपर डज नॉट। जिंक का अगर हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन अगर हम लोग कॉपर प्लस H2SO4 लिखते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। क्यों? तो देखिए, दिस इज़ बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जिंक क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। ठीक है। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोजन को निकाल देता है। लेकिन कॉपर क्या होता है? कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता। किसको? हाइड्रोजन को। और जिंक डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वाई इज हाइड्रोजन इंक्लूडेड इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हाइड्रोजन को हम लोग एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में क्यों इंक्लूड किए हैं? अब देखिए,
दिस इज बिकॉज लाइक मेटल्स हाइड्रोजन गैस लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, क्योंकि सभी मेटल्स की तरह हाइड्रोजन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके एक पॉजिटिव आयन बनाता है, इसीलिए हम लोग इसको एक्टिविटी सीरीज में शामिल किए हैं। अब देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए रिएक्शन विच इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल दीजिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा था पहले, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी भी दो कंपाउंड के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है और एक नया कंपाउंड बनता है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कोई भी रिएक्शन जिसमें एक कोई भी बैठ जाए, मतलब सॉल्यूशन में कुछ बच जाए, और जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, जिसको हम लोग पीपीटी से दर्शाते हैं। तो देखिए अब इसका एग्जांपल क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट जो कि AgNO3 से दर्शाते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग NaCl से दर्शाते हैं, और क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, जिसमें प्रेसिपिटेट है ये, एंड NaO3। तो इसमें क्या हो रहा है, Ag की जगह क्या आ जा रहा है, Na, एंड Na की जगह Ag। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हो रहे हैं, इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट है। और इसमें सिल्वर क्लोराइड जो बन रहा है वो प्रेसिपिटेट के रूप में बन रहा है, इसीलिए दोनों का एग्जाम्पल ये हो गया। फिर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्कम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वो एग्जाम्पल दीजिए जिसमें गैस निकल रहा हो। तो देखिए अब आयरन सल्फाइड FeS प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो क्या बन रहा है, FeSO4 बन रहा है और H2S बन रहा है, मतलब कि H2S गैस के रूप में निकल रहा है। अब देखिए आगे NaOH प्लस HCl, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या बना रहे हैं ये, सोडियम क्लोराइड एंड H2O, मतलब कि H की जगह क्या आ गया है, Na आ गया है, एंड Na की जगह क्या आ गया है, H आ गया है, मतलब इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, इसीलिए किसका रिएक्शन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब इन दोनों रिएक्शन में क्या अंतर है। तो अब देखिए क्या अंतर है, पहला क्या है, AgNO3 प्लस HCl, जो क्या बना रहा है, AgCl प्लस HNO3, मतलब Ag की जगह H आ गया है एंड H की जगह Ag, इसका मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखिए Mg प्लस 2HCl, अब Mg प्लस 2HCl में क्या हो रहा है, H की जगह क्या चला गया है, Mg, एंड H क्या हो रहा है, निकल जा रहा है बाहर, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज इसमें नहीं हो रहा है, इसमें Mg H को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो अंतर क्या है, जो पहला वाला है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है और जो Mg प्लस HCl है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए द फर्स्ट what type of chemical reaction is used for extraction of metal from their naturally occurring chloride or oxide। किस टाइप का रिएक्शन यूज होता है किसमें, what type of chemical reaction is used for extraction of metal, मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनके क्लोराइड या ऑक्साइड से क्या यूज करते हैं, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं। तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब कि अगर आपको कोई भी मेटल प्राप्त करना है उसके ऑक्साइड से या उसके क्लोराइड से, तो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसको आप प्राप्त करते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन में जलाते हैं पानी बनाने के लिए, whereas water decomposed to give hydrogen and oxygen on passing electric current, name the type of reaction in each case। okay, हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन मतलब कि H2 प्लस O2 बराबर H2O। ओके, तो यहाँ पे क्या दो चीज़ मिल के क्या बन रहे हैं, पानी बना रहे हैं। तो जहाँ दो चीज़ मिलते हैं वो क्या होता है, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब दूसरे केस में देखिए
वाटर डिकम्पोजेज मतलब कि H2O क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट जा रहा है H2 और O2 में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि जहाँ भी एक कंपाउंड टूटता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। लेकिन किस तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, ये किस तरह का है ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके बाद आइए देखते हैं हम फिर एक और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए, व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन इज डिफाइंड, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले कि रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का गेन करना या ऑक्सीजन का देना। मतलब जहाँ पे रिडक्शन होता है या तो वो हाइड्रोजन को अपने पास ले ले या तो ऑक्सीजन को दे दे। व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस किसी भी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हमने पहले पढ़ चुका है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जिस किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए H2S प्लस SO2, तो H2S क्या बना रहे हैं, H2O, मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। रुकिए हम समझाते हैं आपको। इसमें ऑक्सीजन H2S में क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, क्योंकि H2O बना रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। SO2 क्या बना रहा है, S बना रहा है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नेम द सब्सटेंस दैट हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो H2S हैज़ बीन ऑक्सीडाइज टू S। H2S में से क्या निकल जा रहा है, हाइड्रोजन निकल जा रहा है, इसीलिए सल्फर क्या हो रहा है, H2S ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है। द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड, जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोलते हैं, हमने पहले पढ़ चुका है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो रस्ट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3.XS2O। XS2O की जगह पानी की मात्रा होगी। वाई इज कॉपर वेसल कवर्ड विथ ए ग्रीन कोटिंग इन रेनी सीजन। कॉपर के वेसल को, बर्तन को हम लोग ढक देते हैं ग्रीन कोटिंग, मतलब हरे रंग के कलर से, बरसात के मौसम में। क्यों, दिस इज ड्यू टू अटैक ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, क्योंकि हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर, भाप अटैक कर सकते हैं कॉपर के ऊपर, ऑन कॉपर, फॉर्मिंग ग्रीन कलर बेसिक कॉपर कार्बोनेट इन द फार्मूला। मतलब कि बरसात के दिन में जो कॉपर वेसल होते हैं वो हरे कोट से ढक जाते हैं। क्यों, क्योंकि हवा में जो उपस्थित ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर हैं, वो अटैक करते हैं कॉपर के ऊपर और क्या बनाते हैं, ग्रीन कलर का एक कोट बनाते हैं, जिसका फार्मूला होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। अब देखिए, व्हाट आर टू नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन के रस्टिंग के लिए क्या क्या दो चीज़ ज़रूरी हैं, तो ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है और मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी, तो अब रेंसिडिटी पढ़ चुके हैं कि किसी भी खाने का ऑक्सीडेशन हो जाना मॉइस्चर की वजह से, और उसमें बैड स्मेल और बैड टेस्ट का आना क्या होता है, रेंसिडिटी होता है। टू प्रिजर्व फूड आइटम वी कीप देम इन ए रेफ्रिजरेटर, खाने को सुरक्षित रखने के लिए आप फ्रिज में रखते हैं। क्यों, तो कीपिंग इन द रेफ्रिजरेटर लोअर द टेम्परेचर, जब आप खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है वो धीमे धीमे होता है और खाना लंबे समय तक ताज़ा रहता है। दो मेथड बताइए रस्टिंग बचाने के लिए, तो पेंटिंग कर लीजिए, ग्रेसिंग ऑयल कर लीजिए। सजेस्ट टू मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से बचना है तो खाने को आप फ्रिज में रखिए, एंटीऑक्सीडेंट भी मिला सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये थे एग्ज़ाम की व्यू से आपके केमिस्ट्री के लेसन 1 से एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही शॉर्ट टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहें डिस्क्रिप्शन में और देखें,
और फिर आगे हम बात करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में लेसन 1 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।